क्या बागेश्वर बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के विकल्प बन सकते हैं? चर्चा चल रही है, इस पे एनालिसिस करूंगा। लेकिन दूसरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शरद पवार की एनसीपी की। नतीजे इनके विपक्ष में है। क्या वे अपनी बेटी सुप्रिया सुले के खातिर एनसीपी को कांग्रेस में विलय करेंगे या फिर अजित पवार को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे? इस पर तगड़ा एनालिसिस होने वाला है। लेकिन फिलहाल बागेश्वर बाबा की बात मैं कर लेता हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकल्प बन सकते हैं। बाबा की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा और उनके तीखे बयानों ने देश भर में चर्चा को छेड़ दिया है। उनके समर्थकों की बढ़ती संख्या और विवादित बयानों से उनके इरादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आइए इस विषय को थोड़ा अच्छे से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। 4 टुकड़ों में बात करेंगे। पहला, बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा शुरू की, जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। बाबा का कहना है कि उनका उद्देश्य हिंदू समाज को जात पात के बंधन से मुक्त कराना और उसे एकजुट रखना है। उनका जो मुख्य उद्देश्य है, हर हिंदू को अपने नाम के आगे हिंदू लिखना चाहिए, जाति भेदभाव और वक्फ बोर्ड को खत्म करके सनातन धर्म बोर्ड को गठन करना चाहिए। ये उनके बयानों में आया है। अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखना होगा, यानी धर्म और आत्मरक्षा में संतुलन। बाबा का ये संदेश है, उनके समर्थकों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हजारों लोग उनकी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, भीड़ आप देख रहे हैं, जिससे सवाल उठ जाता है कि बाबा सिर्फ धार्मिक हैं या उनकी महत्वाकांक्षाएं राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं? क्या ये मात्र बाबा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने का प्रयास है जो उनकी यात्रा हो रही है, या वो सचमुच हिंदुत्व की रक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं? अब दूसरी बात करेंगे, बाबा की बयानबाजी और योगी आदित्यनाथ की समानताएं। ये समझिए पहले। बागेश्वर बाबा के भाषणों में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरुआती दिनों की झलक मिलती है। योगी आदित्यनाथ के शुरुआती दिन हिंदू युवा वाहिनी का गठन करते हैं। आक्रामक भाषण और हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर और हिंदू पहचान को लेकर के मुखर बयानबाजी। अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान देख लीजिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कुंभ के मेले में मुस्लिम व्यापारियों का विरोध और गजवाए हिंद की आलोचना। अब इन बयानों से उनके समर्थक बड़े खुश हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, एकजुट होती जा रही है। उसको देख करके राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वो बाबा योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तीसरी बात, बाबा बागेश्वर तो कहते हैं मुझे राजनीति में नहीं आना है, लेकिन यही तो स्पष्ट संकेत है। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी बार बार कहते हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन उनके कार्यों और बयानों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उनका प्रभाव राजनीति तक पहुंच रहा है। बाबा के दरबार में बीजेपी के और कांग्रेस के नेता दोनों आते हैं, किसी को रोक टोक नहीं, कहते हैं कि दोनों मेरे अपने हैं। ये बयान बाबा बागेश्वर की तरफ से आ चुका है। बाबा ने अपने लिए बजरंग बली की पार्टी का जिक्र किया, लेकिन इसे धार्मिक संगठन बताया। देखिए, राजनीति में यह कहना कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते अक्सर एक रणनीति होती है। बाबा अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने समर्थकों का जो आधार है उसको मजबूत कर रहे हैं और एक मुश्त कर रहे हैं। चौथी बात, ये जो यात्रा चल रही है बागेश्वर धाम बाबा की, जो लोकप्रियता है, बीजेपी के लिए चुनौती है या फिर सहायक है? अब आप बोलेंगे सहायक है। नहीं दोस्त, समझिए, बाबा की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के लिए दो धारी तलवार की तरह है। वो ऐसे कि बाबा का हिंदुत्व एजेंडा बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक को मजबूत करता है। चुनौती बीजेपी के लिए यह है कि अगर बाबा की लोकप्रियता बढ़ गई तो फिर समस्या हो जाएंगी, महत्वाकांक्षाएं जागेंगी। उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर राजनीति में आते हैं बागेश्वर बाबा, समर्थक है, लोकप्रियता है, सब कुछ है। जब योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय थे तो उनके डेप्यूटी सीएम के साथ आए दिन कई सारे विवाद खड़े होते दिखाई दिए थे। बाबा की तुलना योगी और उमा भारती से भी हो रही है। वो इसीलिए कि मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसी भगवा वस्त्रधारी नेता मुख्यमंत्री बनी थी। उनके पतन का कारण भी पार्टी के भीतर राजनीति और बढ़ती लोकप्रियता थी। जब आप लोकप्रिय होते हैं तो अहंकार भी आता है, फिर अंतर्द्वंद भी बनता है। किसी की काम करते हैं, किसी का नहीं करते हैं, तो आप बहुत ऐसी चीज कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी होती है। तो उमा भारती के साथ कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि राजनीति में लोकप्रियता लाभकारी तो होती है, लेकिन ज्यादा लोकप्रियता आपको पार्टी के लिए खतरा बना सकती है। ये उमा भारती केस में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बाबा बागेश्वर अपना रास्ता धीरे धीरे बना रहे हैं। उनकी बातों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भविष्य में वो पूरे देश में इस तरह की यात्राएं निकाल सकते हैं। बाबा अभी ना अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं। बाबा को पता है कि बीजेपी में भगवा वस्त्रधारी उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनका रास्ता काफी आसान है।
तो हम क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बनेगी। तो भविष्य में क्या संकेत हैं? भले ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब तक स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन उनका प्रभाव राजनीतिक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। उनकी बयानबाजी हो या समर्थक हो, उससे संकेत साफ मिल जाते हैं। वे भविष्य में राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा, बाबा बागेश्वर के जो समर्थक हैं वो ना उन्हें योगी आदित्यनाथ जैसा मानने लगे हैं। दोस्त, कंक्लूड करूं तो बात यह है कि बाबा बागेश्वर खुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक समान है, मैं किसी एक को क्यों चूज करूं। बाबा के दरबार में जिस तरह से बीजेपी के लोग पहुंच रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस के भी नेता पहुंच रहे हैं। जहां सरकार को लगा कि बाबा उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, तो वहीं खेला हो जाएगा। या स्थानीय राजनीति करने वाले लोगों को जहां लगेगा कि बाबा बागेश्वर भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा खेला हो जाएगा जिसे ना जनता समझ पाएगी ना बाबा के भक्त समझ पाएंगे। ये निचोड़ है, इशारा समझो मेरा क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं क्या ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को, या फिर मेरी सोच भी ठीक है? कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। बागेश्वर बाबा की पद यात्रा और उनके बयानों ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वे सच में सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं या फिर उनकी यात्रा राजनीति में एंट्री की भूमिका है? और अगर वो राजनीति में आते हैं तो क्या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? ये भी सवाल अपने आप बन जाता है। आपकी क्या सोच, आपकी क्या समझ कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं बात करूंगा दूसरे पहलू पर, एनसीपी। महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो बहुत अप्रत्याशित थे। ये ना कांग्रेस को भरोसा रहा, ना बीजेपी को खुद पता था कि हमारे लिए इतने अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। अजीत पवार हीरो बन के निकले। अब असली नकली एनसीपी और शिवसेना कौन है, इसका नतीजा आपको पता चल गया। अब शरद पवार को एक निर्णय लेना है कि वो अजीत पवार को अपना उत्तराधिकारी बनाए या फिर खुद वो कांग्रेस में एनसीपी का विलय कर दे। इस पे एनालिसिस करेंगे, समझाने की बात है। अजीत पवार ने अच्छी खासी सीट ली, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से छीन करके ले गए। कल मैं इसका विश्लेषण कर चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पे मैं बात करता हूं। देखिए, शरद पवार की जो उम्र है वो 84 साल है, इसीलिए फिर फिनिक्स चिड़िया की तरह राख से उठकर खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो इसी बात की आशंका दिख रही है कि उनकी पार्टी से जीते 10 विधायकों में से कितने उनके साथ रहेंगे और उनके 8 लोकसभा सांसद में से कितने उनकी पार्टी में टिके रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ साथ पार्टी का वोट आधार और उनकी राजनीतिक विरासत में अजीत पवार ले गए हैं, उड़नछू हो गए। हालांकि ये भी सही है कि अजीत पवार वहां उप मुख्यमंत्री से आगे बढ़ने की हैसियत नहीं है बीजेपी में। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको थोड़ा जोखिम लेना होगा और कुछ साहसी और आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने होंगे। तभी एक जो संभावना बन रही है, जो जताई जा रही है, वो ये है कि शरद पवार अपने भतीजे जो कि अजीत पवार हैं उन्हीं को उत्तराधिकारी मान ले और अपनी पार्टी का विलय उनके साथ कर दें। इससे दो बातें हो जाएंगी। पहली तो अजीत पवार बिना कुछ कहे शरद पवार की जगह ले लेंगे। उनके बाद वो मुख्यमंत्री बनने की अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हैं और अगले चुनाव में वो उसी तरह से कांग्रेस से तालमेल कर सकते हैं और जैसे उनके चाचा पहले करते थे। उनके चाचा की पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में दोनों पार्टियां लगभग बराबर सीटें जीती थी, लेकिन शरद पवार हमेशा कांग्रेस का ही सीएम बनाया करते थे। अब अजीत पवार अगर खुद कमान में रहेंगे तो वो अपने लिए मुख्यमंत्री पद पर मोल भाव कर पाएंगे। अपनी बेटी सुप्रिया सुले या फिर परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिए शरद पवार के पास दूसरा विकल्प ये बन जाता है कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे। इससे क्या होगा, इससे ना कांग्रेस की सीटें सम्मानजनक हो जाएंगी, उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इससे वो मजबूत विपक्ष की राजनीति भी कर पाएंगी। देखिए, राहुल और प्रियंका के साथ ना सुप्रिया सुले के जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। वह आगे महाराष्ट्र में ना कांग्रेस की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन सकती है या बनी रह सकती है। वैसे भी कांग्रेस से अलग होकर के बनी ज्यादातर पार्टियों का ना भविष्य कांग्रेस के साथ ही हो जाता है। कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा एनसीपी में अब क्या होने जा रहा है, अजीत पवार या सुप्रिया सुले, किसकी तरफ शरद पवार अब देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।